हेलो दोस्त, मेरा नाम है अमन कुमार चौधरी और मैं आया हूँ आज आप लोगों को 12th क्लास का साइंस पढ़ाने के लिए। आज हम लोग 12th क्लास के साइंस में केमिस्ट्री से शुरू करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री से 12th क्लास का, और उसका फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। तो हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे। आज एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो फिर टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम आपका भी इम्पोर्टेंट है और टाइम मेरा भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए सीधा शुरू करते हैं हम लोग। और ये बोर्ड लेवल तक होने वाला है, बोर्ड लेवल से थोड़ा सा ऊपर होने वाला है। अब अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो इसे देख सकते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम होने वाला है थोड़ा सा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप पे। तो आइए, तो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन अब यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर में जब आप इसका सबसे पहले तो डिफिनेशन हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सॉल्यूशन, इसको हिंदी में हम लोग विलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलियन। सॉल्यूशन विलियन। इसका जो डिफिनेशन है वो है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन। सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये जो है, जब आप चैप्टर में आगे जाइएगा तो थोड़ा सा बताया गया है विलियन के प्रकार। ठीक है, मिश्रण, इसके जो मिक्सचर है इसमें कौन कौन से, ये जो है विलियन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या चीज़? ये विलियन जो है यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ये दो चीज़ से मिलकर बना होता है। क्या? इसमें दो चीज़ होते हैं। एक होता है विले या फिर इसको बोलते हैं सॉल्यूट, और दूसरा होता है विलायक। दूसरा है विलायक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। तो ये दोनों को मिलने से ये सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन मतलब विलियन बनता है। आप जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो दूसरे पेज में पलटिएगा, दूसरे पेज में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ मिक्सचर जो है वो इसमें तीन प्रकार का होता है। गैसियस मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर और सॉलिड मिक्सचर। तो गैसियस मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर, ये दोनों आपको याद हो जाएगा अगर आप वहाँ पे पढ़िएगा तो। बहुत आसान उसमें एग्जाम्पल है। लेकिन सॉलिड मिक्सचर जब आप पढ़िएगा, 3rd नंबर पर दिया हुआ है सॉलिड मिक्सचर, और उसमें दो एग्जाम्पल ऐसे दिए हुए हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो अब देखेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है, चार्ट बना के दिया हुआ है, वो हम सब नहीं बताएंगे, सिर्फ दो बताएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है टाइप, और यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूट, और यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्वेंट, और यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे जो है सॉलिड मिक्सचर, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो पहला दिया हुआ है ऐसे, सोडियम Hg अमलगम। सोडियम Hg अमलगम। अब यहाँ पे एक सोडियम है, आप हम लोग को हम बताइएगा। एक सोडियम और ये पारा, मरकरी को मिलाने से अमलगम बनता है। सोडियम जो होता है वो सॉलिड होता है, ठोस होता है। ठोस मतलब कठोर। और ये जो पारा है, पारा मतलब ये मरकरी, इसको Hg से सूचित करते हैं। तो इन दोनों, ये जो है लिक्विड होता है, मरकरी लिक्विड होता है और ये सोडियम सॉलिड होता है। तो इन दोनों को मिलाने से सोडियम मरकरी अमलगम बनता है। अब हमको ये थोड़ा सा आप सोचिएगा, ये आप पे हम छोड़ रहे हैं कि सोडियम सॉलिड है, ये
मरकरी लिक्विड है। अब सॉलिड और लिक्विड को जब मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बन रहा है। अब आप बताइए कि इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो आप थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको लगेगा कि सोडियम ये जो है सोडियम सॉलिड है, तो ये यहाँ पे सॉल्यूट होना चाहिए, और ये मरकरी लिक्विड है तो ये सॉल्वेंट होना चाहिए। जैसा कि आप लोग समझे होंगे, जैसे चीनी को हम लोग पानी में मिलाते हैं तो पानी यहाँ पे सॉल्वेंट है और जबकि चीनी सॉल्यूट। यही एक मिसकंसेप्शन होता है हर जगह पे, लेकिन ऐसा हर जगह पे नहीं होता है। यहाँ पे सोडियम सॉलिड होते हुए भी सॉल्वेंट है और ये मरकरी लिक्विड होते हुए भी सॉल्यूट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, मरकरी, और सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, सोडियम। ठीक है, सोडियम। अब ये आपको ये जो है सूचित, जो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है इसका संकेत, ये आपको याद होना चाहिए। ये बेसिक क्लास का ये चीज़ है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मिक्सचर दिया गया है वो है हाइड्रोजन गैस इन पैलिडियम, H2 गैस इन पैलेडियम। मतलब पैलेडियम। ठीक है, अब इसमें जो है हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे, और ये जो है पैलेडियम, ये सॉलिड होता है। ये गैस है और ये जो होता है ये सॉलिड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है और ये सॉलिड होता है, तो इन दोनों को मिलाने से विलयन बन रहा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है, ये होता है यहाँ पे सॉल्यूट। क्या होता है, सॉल्यूट हाइड्रोजन गैस। और ये जो पैलेडियम है सॉलिड, ये यहाँ पे होता है सॉल्वेंट, पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम। अब आप लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक पढ़े होंगे क्लास 11th का, तो हाइड्रोकार्बन जब आप पढ़े होंगे, हाइड्रोकार्बन GOC इस समय थोड़ा सा यूज होता है। पैलेडियम का ही 3 भाई होता है, एक PD, एक लेड भी होता है, PB भी होता है, नहीं लेड, एक निकेल होता है। ठीक है, तो पैलेडियम के अलावा भी एक निकेल भी होता है। पैलेडियम के अलावा निकेल भी होता है। यहाँ पे अगर आपको निकेल भी अगर दे दे, पैलेडियम हटा के निकेल भी दे दे, तो भी आंसर यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा रहे हैं कैसे, इसको कैसे, ये तो आपको समझ में आ गया इतना, लेकिन ये कैसे, जैसे आप वहाँ पे जब हाइड्रोकार्बन पढ़िएगा तो एक रिएक्शन होता है, जिसमें मान लीजिए ये पैलेडियम है, ये एक ठोस है, सॉलिड होता है, तो इस पैलेडियम के ऊपर एक थोड़ा ऐसे छेद होता है। ठीक है, इसके ऊपर पोर्स होते हैं, कुछ छेद होता है, कुछ छेद होल्स होता है छोटा। तो जब रिएक्शन होता है तो H2 गैस जो है ना इस छेद में फंस जाता है। ठीक है, H2 गैस इसमें फंस जाता है। तो इस कारण यहाँ पे जो एक चीज़ तो हम बताना भूल गए कि किसको हम पहचानेंगे कि सॉल्यूट है और किसको पहचानेंगे कि सॉल्वेंट है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये विलेय जो है ये कम मात्रा में मौजूद होता है, कम मात्रा में मौजूद होता है, और विलायक ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। ठीक है, तो विलेय कम मात्रा में मौजूद होता है और विलायक ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गौर से, तो हाइड्रोजन गैस जो है ये कम मात्रा में मौजूद है और ये ठोस जो है ये ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर सतह पर हाइड्रोजन गैस आके चिपक जाता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हो गया सॉल्यूट, और पैलेडियम ये सॉल्वेंट। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट था ये। अगर बिहार बोर्ड में 2018 लेवल का पेपर पूछेगा तो हो सकता है कि इस ऐसे में से कुछ एग्जाम्पल दे दे, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं रहता है खास कर। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं हम। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। चैप्टर में आगे पढ़ने के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आप पढ़ ले रहे हैं तो चैप्टर के मैक्सिमम चैप्टर के सवाल बनाने में आपको सहूलियत मिलेगी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स उसका हृदय है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आप हेडिंग दीजिएगा
कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स, कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स। तो कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स में जो पहला चीज़ हमको पढ़ना है, पहले हम बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है। हमें पढ़ना है पहले परसेंटेज टर्म्स। परसेंटेज टर्म्स में आता है मास बाई मास परसेंटेज, या फिर इसको बाई मास भी बोलते हैं हम लोग, बाई मास भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, या फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यहाँ पे W जो है यहाँ पे मास को सूचित कर रहा है, और वॉल्यूम भी जो है यहाँ पे वॉल्यूम को सूचित कर रहा है। आप लोग तो इतना तो पता ही होगा फिर। और ये बाई वॉल्यूम। थर्ड नंबर पे आता है मास बाई वॉल्यूम, एंड देन फोर्थ नंबर पे आता है वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज। ओके, इतना क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, इसमें से हम बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बिहार बोर्ड या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अभी आप लोग क्वार्टरनरी एग्ज़ाम दिए होंगे क्लास 12 का तिमाही परीक्षा, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था इसी में से कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट के लिए अगर आप कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप ऐसा बना लीजिएगा, रटने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम से रिलेटेड है, टेम्परेचर जो होता है वो वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। कैसे होता है, आप लोग देखे होंगे कि जब लोहा को हम लोग गर्म कर देते हैं, टेम्परेचर दे देते हैं तो फैल जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम लोग गर्म देते हैं, गैस हम लोग गर्म कर देते हैं, उसको टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो गैस क्या होता है, फैल जाता है। तो टेम्परेचर से क्या रिलेशन है कि ज़्यादा टेम्परेचर दिए हैं तो वॉल्यूम फैल गया, कम टेम्परेचर देंगे तो वॉल्यूम सिकुड़ जाएगा। तो यही यहाँ पे इसका रिलेशन है। अब जहाँ भी वॉल्यूम देखिएगा, किसी भी चीज़ में वॉल्यूम देखिएगा, आपको ऑप्शन तो दे ही देगा। अब किसी भी चीज़ में वॉल्यूम देखिएगा तो आँख बंद करके आप टेम्परेचर डिपेंडेंट मार दीजिएगा। ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछेगा, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट बोल देते हैं या फिर इंडिपेंडेंट बोल देते हैं। इंडिपेंडेंट हम लोग बोलेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम ऑप्शन में दे देते हैं ऐसे मास परसेंट, ऑप्शन बी में दे देते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, ऑप्शन सी में दे देते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट, और ऑप्शन डी में दे देते हैं वॉल्यूम बाई मास परसेंट, तो आप क्या आंसर दीजिएगा? आप आंसर सीधा ये दीजिएगा ए, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, लेकिन जबकि तीनों में वॉल्यूम दिख रहा है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, ये तो परसेंटेज टर्म्स का ही ये पार्ट था। और हम लोग जब दूसरा देखते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद आता है परसेंटेज टर्म्स, उसके बाद आता है फ्रैक्शन टर्म्स। फ्रैक्शन टर्म्स, ठीक है, फ्रैक्शन टर्म्स आता है। फ्रैक्शन टर्म्स में आ गया जैसे मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसको हम लास्ट में लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहले वॉल्यूम फ्रैक्शन, और थर्ड नंबर पे मोल फ्रैक्शन। थर्ड नंबर पर हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ पे कुछ आता है हमारे पास मोलरता, या फिर इसको हम बोल देंगे मोलैरिटी। क्या होगा? मोलैरिटी। और इसी का एक छोटा भाई होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा वो ऐसे भी काम का नहीं है, उसको छोड़ी, अब चौथा है मोलैलिटी, एंड देन फिफ्थ नंबर पे आता है नॉर्मैलिटी। ठीक है, इतना आता है। हाँ, मोलैरिटी का एक छोटा भाई होता है
फॉर्मेलिटी, ये पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी बता दिए, ठीक है। इतना इसमें टर्म्स आते हैं, अगर कुछ छूटा होगा तो याद आएगा तो हम बता देंगे। अब हम लोग एक एक करके इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इसमें पढ़ लेते हैं तो बिहार बोर्ड का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम तो 10 नंबर का तो सवाल इससे आता है, फिक्स रहता है केमिस्ट्री में। 10 या 5 नंबर तो कह सकते हैं हम कि 5 नंबर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 5 से 10 नंबर का सवाल आपको इसी से बन जाएगा। 5 से 10 नंबर इसी से आ जाता है। हाँ ठीक है, तो इसको हम मिटा दे, नोट कर लीजिए, ये यहीं पर रहने दीजिए, हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग दीजिएगा 1 नंबर पर परसेंटेज टर्म्स, परसेंटेज टर्म्स। अगर आप बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम का छात्र हैं और आपको लग रहा है कि इंग्लिश मीडियम में कैसे समझ में आएगा, तो उसका टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पेपर होता है उसमें हिंदी में भी सवाल आता है और इंग्लिश में भी सवाल आता है। तो साइंस कभी भी भाषा का मोहताज नहीं होती है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। आप पढ़ते पढ़ते आपका आदत हो जाएगा। आप हिंदी में पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में भी पढ़िए, और बाकी जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए फिर यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में हम लोग देते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मास बाई मास परसेंट और बाई मास परसेंट, मास परसेंट। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, इसका जो फार्मूला होता है ऐसे कि इसका हम डेफिनेशन हम लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक कंपोनेंट का मास, एक कंपोनेंट का मास तथा पूरा मास मतलब टोटल मास के अनुपात को मास बाई मास कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला जो है ये, और इससे पहले थोड़ा सा आपको एक ध्यान देना होगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा बता रहे हैं, आपको ध्यान देना होगा। नोटेशन, क्या चीज़? नोटेशन। कुछ नोटेशन है एनसीईआरटी में। अगर हम यहाँ पे W1 लिख रहे हैं, यहाँ पे हम W2 लिख रहे हैं, यहाँ पे हम V1 लिख रहे हैं, V2 लिख रहे हैं, ठीक है। Chi1 लिख रहे हैं, काई मतलब मोल फ्रैक्शन का, और Chi2 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो W1 यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। ये जो 1 है ये सॉल्वेंट को दर्शा रहा है, और ये जो 2 है ये सॉल्यूट को दर्शा रहा है। आप सीधा सीधा याद रखिएगा, 1 सॉल्वेंट को, 2 सॉल्यूट को, 1 सॉल्वेंट 2 सॉल्यूट। तो ये सॉल्वेंट का मास है। सॉल्वेंट का मास मतलब विलायक, सॉल्वेंट मतलब विलायक का मास है, जो ज़्यादा मात्रा में है। जैसे अगर गिलास लिए, हम उसमें चीनी और पानी डाल दिए, तो गिलास में का जो पानी है वो सॉल्वेंट है, तो ज़्यादा मात्रा में है। तो उसका अगर हमको मास दर्शाना होगा तो हम W1 करके दर्शाएंगे। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास ऑफ सॉल्यूट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये नोटेशन है कुछ, इसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पे इसका उपयोग करेंगे, इसलिए बता दिए हैं। हाँ, एक जैसे ये जो मास होता है, ये W1 अगर हम लिखें मास बाई मास इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमको सॉल्वेंट का
मास बाई मास हमको निकालना होगा, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे मास सॉल्वेंट का अगर हमको मास बाई मास निकालना होगा, मास बाई मास परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट का मास ऊपर लिखेंगे और टोटल मास ऊपर नीचे लिखेंगे। टोटल मतलब कि सॉल्वेंट का मास ऊपर और टोटल मास मतलब कि नीचे, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर ग्लास में अगर चीनी और पानी है तो चीनी का मास और पानी का मास दोनों को जोड़ के नीचे लिख देंगे और जिसका निकालना है उसका ऊपर लिखेंगे। इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे परसेंट मतलब कि यहाँ पे कैसे से 100% से कर देंगे, ठीक है, 100% से कर देंगे। तो ये इसका आ गया सॉल्वेंट का। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग करते हैं, इसी में सॉल्यूट का अगर हम लोग कर देते हैं मास बाई मास सॉल्यूट के लिए, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ टोटल एंड इनटू में 100%। देन ये क्या हो गया? ये सॉल्यूट का मास बाई मास परसेंट निकल गया। अब इतना हो गया इसमें। अब हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो सेम यही है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। इसमें थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो सकता है, तो इसको हम अब 3 और 4 को समझाएंगे, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से हम मिटा देते हैं। मिटा देंगे। अब देखिए 3 नंबर यहाँ पे नंबर देंगे हम, तो यहाँ पे होगा वॉल्यूम बाई मास परसेंट। तो वॉल्यूम बाई मास परसेंट मतलब इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि अगर हमको सॉल्वेंट का निकालना होगा, बोलेगा कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम बाई मास परसेंट निकाल के दिखाइए, तो हम यहाँ पे करेंगे ये वॉल्यूम का लिखेंगे। सॉल्वेंट है तो 1 से सूचित करेंगे, तो सॉल्वेंट का यहाँ पे वॉल्यूम, और यहाँ पे देखिए मास है बट्टा में, तो हम लोग यहाँ पे टोटल मास लिख देंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा कि क्वेश्चन में आपको ये सब देगा कुछ गिवन, उस हिसाब से निकालना होता है। और यहाँ पे 100% कर देंगे। परसेंटेज तो निकालने आता होगा आपको। और यहाँ पे चौथा और सेम यही सॉल्वेंट है। अगर हम यहाँ पे सॉल्यूट के लिए भी पूछेंगे तो सेम वैसा ही करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम और बट्टा में, और ये जो मास है टोटल, ये ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे चौथा में होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में पूछें, सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट मतलब कि विलायक के लिए अगर हम पूछे आपसे विलायक के लिए, तो यहाँ पे वही होगा मास है तो मास के विलायक के लिए इतना, विलायक का मास ऊपर, विलायक का द्रव्यमान ऊपर और वॉल्यूम नीचे, टोटल 100%। एंड देन फिर सॉल्यूट के लिए अगर हम पूछे, सॉल्यूट मतलब विलेय के लिए, तो यहाँ पे विलेय का मास ऊपर, विलेय का मास ऊपर हम लोग लिखेंगे और वॉल्यूम टोटल में गुना में 100%। तो इतना हो गया। परसेंटेज टर्म्स आपका इतना तक जाकर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आगे हम लोग क्या दिए थे, फ्रैक्शन टर्म्स दिए थे, तो फ्रैक्शन टर्म्स पढ़ेंगे। फिर आज हम इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में ही पढ़ेंगे, नहीं तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और कल से चैप्टर की गहराई में जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो है फिर हम लोग सेकेंड नंबर का हम हेडिंग दे रहे हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन टर्म्स। फ्रैक्शन टर्म्स 1 नंबर पे हम लोग मास फ्रैक्शन बोले। मास फ्रैक्शन अगर हम लोग बोले आपको, तो मास फ्रैक्शन तो यहाँ पे इसका जो हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, तो एक कंपोनेंट का मास, इसका भी वही होता है, एक कंपोनेंट का मास, कंपोनेंट का मास तथा
टोटल मास के अनुपात को मास फ्रैक्शन कहते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि इसमें और उसमें क्या अंतर था, तो अंतर थोड़ा सा है, परसेंटेज का अंतर है। तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट मान लीजिए, अगर हम पूछ रहे हैं कि मास फ्रैक्शन आप सॉल्यूट का बताइए, तो आप यहाँ पे लिखिएगा मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर हम इसको W2 से भी सूचित कर सकते हैं, आपका मन। तो मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे परसेंटेज टर्म अब से नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, अब यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। और 1 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम लोग इसको हटा देंगे। फ्रैक्शन मतलब ही होता है 1, परसेंटेज मतलब होता है 100%, 100, फ्रैक्शन मतलब होता है 1। तो ये हो गया। और फिर इसके बाद हम लोग अगर हम बोलें मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर हम यही सॉल्वेंट के लिए बोलें तो बस सेम वही करना है। ऊपर सॉल्वेंट का मास लिखना है, ऊपर सॉल्वेंट का मास लिखना है, और नीचे मास ऑफ सॉल्यूट और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, गुना में 1, इसका मतलब कुछ है नहीं, तो फिर हम लोग हटा देंगे। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे 1 आ जाता है इसका मतलब। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन जो होता है, किसी चीज़ का भी मास फ्रैक्शन जो होता है ना, जैसे मोल फ्रैक्शन भी आप निकालिएगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का मान 1 होता है। वॉल्यूम फ्रैक्शन में भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो 1 होता है। और मास के लिए भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन का जो वैल्यू वो 1 होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड में, कि ये सॉल्यूट का है, ये सॉल्यूट का है मास, W2 लिख देते हैं, और यहाँ पे W1 प्लस W2, मतलब नीचे में टोटल आपको करना है, इतना याद रखना है। और यहाँ पे प्लस में कर देंगे इसको सॉल्वेंट बटा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इसको आप जोड़िएगा, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं इसको, ऐसे ही जैसे यहाँ पे है, यहाँ पर टोटल ही रहता है। और यहाँ पे इसको सॉल्वेंट है तो उसको 1 लिख दे रहे हैं। आप जैसे भी सूचित कर लीजिए, ऐसे करिएगा तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सा आसान पड़ेगा। अब इसको आप कॉमन लीजिएगा यहाँ पे, तो W1 प्लस W2 और ऊपर W1 प्लस W2 वही हो जाएगा W2 प्लस W1। ठीक है, सेम चीज़ है। अब इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पे इसका मान 1 आ गया। तो ऐसे होता है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा पूछ देता है तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब हम लोग दूसरा इसका पढ़ेंगे। मास फ्रैक्शन के बाद आता है एक वॉल्यूम फ्रैक्शन, एक वॉल्यूम फ्रैक्शन आता है, एक आता है फिर वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन। ठीक है, तो फिर वॉल्यूम फ्रैक्शन यहाँ पे हो गया। वॉल्यूम फ्रैक्शन में हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे। वॉल्यूम फ्रैक्शन मतलब कि मास फ्रैक्शन सेम ही है, बस इसमें वॉल्यूम टर्म्स आ जाता है, उसमें मास रहता है। तो एकदम सेम फार्मूला यही है। आप वहाँ पे मास के जगह वॉल्यूम कर दीजिएगा तो सेम वही हो जाएगा। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं, मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा अच्छा है, उसी पर ज़्यादा सवाल बनता है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड में लिखेंगे मोल फ्रैक्शन। इसका डिफिनेशन लिखने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। एक कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का मोल तथा टोटल कंपोनेंट का मोल, कंपोनेंट का मोल के योग के
अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल प्रभाज भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। हिंदी में अगर आप लिखिएगा मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए सॉल्यूट किसी में दो पदार्थ रखे हुए हैं किसी चीज़ में, ठीक है, तो उसमें से अगर मान लीजिए सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं सॉल्यूट का मोल, ठीक है, सॉल्यूट का मोल। अच्छा, मोल निकालने भी आना चाहिए पहले, तो यहाँ पे पहले हम मोल बता दे रहे हैं कि मोल कैसे निकाला जाता है। मोल निकालने के लिए सबसे पहले गिवन मास जो भार दिया हुआ है वो ऊपर, और गिवन मास ऊपर और मोलर मास उसका हम लोग नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नीचे। गिवन मास ऊपर और मोलर मास नीचे। इसके अलावा ये एक और हो गया, और दूसरा इसका भी फॉर्मूला होता है, वो होता है कि गिवन मॉलिक्यूल ऊपर, मॉलिक्यूल, और बट्टा में होता है Na मतलब एवोगाड्रो नंबर या फिर मोल। आप ये एवोगाड्रो नंबर आपको पता ही होगा, मतलब Na मतलब होता है एक Na बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23, ठीक है। तो यही एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो ये निकल जाएगा। और इसके अलावा भी एक और होता है जो फिर सिर्फ गैस के लिए होता है, और थोड़ा सा टफ करेगा तभी पूछेगा, नहीं तो पूछने वाला है नहीं। एक होता है गिवन वॉल्यूम ऊपर बटा मोलर वॉल्यूम, इसका हम लोग नीचे लिख देंगे, ठीक है। मोलर वॉल्यूम का जो मान होता है वो होता है 22.4, ठीक है, 22.4 या फिर 22.7 भी होता है। इसका क्या कहते हैं, इसका यूनिट छोड़ दीजिए, 22.4 याद रखिएगा, 22.7 याद रखिएगा। ये दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, निकल जाएगा। ज़्यादा उपयोग इसी का होता है, इसलिए इसको हटा दीजिए। 22.4 का ही ज़्यादा उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोल निकालने के लिए कॉन्सेप्ट ये है हमारा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब मोल जो है इसको हम लोग n से सूचित करते हैं। क्या? छोटा n। मोल फ्रैक्शन को x से सूचित करते हैं। इस x को हम लोग काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। अब यहाँ पे मोल जो है n, तो सॉल्यूट का मोल, मतलब कि सॉल्यूट है N2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनवा दे रहे हैं मोल के लिए। सबसे पहले अगर हम बोलें कि 18 ग्राम जल, 18 ग्राम H2O का मोल क्या होगा, कितना होगा, तो आप सबसे पहले मोल ऑफ कितना H2O निकालने के लिए गिवन मास कितना दिया है, 18 ग्राम पहले से कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम ऊपर लिखेंगे। और इसका मोलर मास कितना होता है H2O का मोलर मास निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे, H2O में कितना H है, 2H है, प्लस O कितना है, 1 O है। तो और H का जो मोलर मास कितना होता है, 1 होता है, और O का मोलर मास कितना होता है, 16 होता है। तो 2 एकम 2 और प्लस 16 एकम 16, तो यहाँ पे कितना हो गया 18, तो 16 और 2 18। तो इसका H2O का मोलर मास कितना आया, यहाँ पे 18 आया। तो H2O का गिवन मास भी 18 है, नीचे मोलर मास भी 18 है, तो 18 से 18 कट जाएगा, तो इसका 1 आ जाएगा। मोल ऑफ H2O कितना आ जाएगा 18 ग्राम का, तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मोल निकालते हैं हम लोग, सेम वैसा इसमें भी करते हैं। तब सॉल्यूट का मोल N2, तो इसका यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अब बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे हम लोग मोलर मास जो है कैपिटल M से सूचित करते हैं। नोटेशन में छूट गया होगा, लेकिन यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो मोलर मास होता है उसको हम लोग कैपिटल M से सूचित करते हैं, गिवन मास को स्मॉल w से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के लिए 2 उपयोग करेंगे, तो M2 सॉल्यूट का मोल गिवन मास बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और सेम वैसा ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, ये सॉल्यूट के लिए। और यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए
सॉल्वेंट के लिए N1, तो यहाँ पे W1 M1 गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे मोल फ्रैक्शन के लिए। तो अगर हम यहाँ पे बोले टोटल मोल, अगर हम लोग बोले यहाँ पे टोटल मोल तो N1 प्लस हम लोग N2 कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे हम बोले काई टू काई मतलब मोल फ्रैक्शन को सूचित करते हैं और 2 मतलब सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट बोले तो सब ऊपर लिखेंगे हम लोग, किसका ऊपर हम लोग लिखेंगे जिसका निकालना है। किसका निकालना है? सॉल्यूट का मोल ऊपर बटा जिसका टोटल, जो टोटल मोल है यहाँ पे ये हम लोग नीचे रखेंगे। तो N1 प्लस N2। अब यहाँ पे काई1 बोले, काई1 मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। 2 ही चीज़ का निकालना होता है क्वेश्चन में, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसके अलावा कुछ नहीं। तो काई1 मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मतलब कि सॉल्वेंट का मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन में 2 फार्मूला, याद रखिएगा। ऐसे ये तो इसमें थोड़ा सा अंदर जाके हुआ, ऐसे नॉर्मल ऐसा ही रहता है कि N ऑफ एक कंपोनेंट और यहाँ पे टोटल। तो ऐसे, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा तो ठीक रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना ही होता है। इसमें भी इसका जो वैल्यू है मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहे हैं। इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। प्रूव कैसे हुआ है आपको देख लिए होंगे मास फ्रैक्शन के लिए। तो ऐसे होगा, आप इसका नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा कि जो मोल फ्रैक्शन है क्या वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मोल आ रहा है, वॉल्यूम तो इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड मोल फ्रैक्शन नहीं करेगा। क्वेश्चन में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ऑप्शन में रहेगा। अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पूछ देगा, अगर ऑप्शन में मोल फ्रैक्शन रहेगा तो मोल फ्रैक्शन पे आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पे 4th नंबर पे जो भी नंबर हो, इसका 3 या 4th जो भी हो, यहाँ पे आप लिखिएगा मोलैरिटी। इसको भी हम लोग कैपिटल M से सूचित करते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल M से सूचित करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूट का, इसका डिफिनेशन सॉल्यूट मतलब कि विलेय के मोल तथा सॉल्वेंट मतलब विलायक के वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम सॉल्वेंट के वॉल्यूम के अनुपात को मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग मोलरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलरता। मोलैरिटी, मोलरता, हिंदी में इसको मोलरता बोलते हैं। इसका डिफिनेशन ये हुआ। अब यहाँ पे जो मोलैरिटी होता है कैपिटल M से सूचित करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है N मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इतना याद रखिएगा, ये सॉल्यूट, ठीक है, इतना याद रखिएगा क्वेश्चन में। अगर और ये केजी में होना चाहिए,
केजी में होना चाहिए। अगर मोलैरिटी का ऐसे भी हो जाएगा कि अगर ये केजी में नहीं है N2 और ये सॉल्वेंट V1 और ये ग्राम में है अगर, तो ऊपर हम लोग 1000 से गुना करा देंगे। ठीक है, ये हुआ एक और ये हुआ। इसके अलावा इसमें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मोलैरिटी का और बहुत ज़्यादा फार्मूला बनता है। एक होता है N2/N1 गुने 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे एक फार्मूला इसका बनता है। और एक और बनता है N2, ठीक है, टू वॉल्यूम। इसके अलावा इसमें मोल फ्रैक्शन भी होता है। ये जो N2 और N1 है, इसको हटा के आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं X2/X1 गुने 1000/M1। तो ये 4 गो हो गया इसका फार्मूला। सेम ही चीज़ है, इसी से ये ड्राइव हुआ है और इससे ये ड्राइव हुआ है और इससे ये ड्राइव हुआ है। N2/N1 का मान अगर आप रखिएगा X2/X1 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए इतना हो गया मोलैरिटी। और ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे आप नोट बना के लिखिएगा, क्योंकि ये देखिए वॉल्यूम है यहाँ पे, तो इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, निर्भर होता है। इसमें अगर क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन आप ऐसे कुछ बना सकते हैं। और हम बोले कि जल का 18 ग्राम जल का मोलैरिटी बताइए। 18 ग्राम जल का मोलैरिटी, मोलरता क्या होगा। सबसे पहले हम जल का यहाँ पे ये करेंगे, मोल निकालेंगे। तो जल का मोल यहाँ पे 18 बटा इसका H2O, और इसका मोल ये मोलर मास जो होता है वो 18 ही होता है। तो 18 से 18 कट गया 1, तो इसका मोल हो गया 1। अब यहाँ पे जो क्या है, हाँ, वॉल्यूम। तो जल का मोलरता अगर नहीं दिया है, वॉल्यूम अगर इसका कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग इसको 1 kg मान लेते हैं, 1 लीटर मान लेते हैं। यूनिवर्सल है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 बट्टा में इसका 1 kg। या फिर चलिए यहाँ पे जल का मोलरता 18 ग्राम जल का मोलरता 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में अगर हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे 100 ग्राम जल में मतलब 100 ग्राम ऊपर दिया, नीचे दिया है, और ऊपर में 1000 क्यों, क्योंकि नीचे ग्राम में दिया है। तो ये 2 से 0 कट गया, 2 0 कट गया, तो यहाँ पे 10 बच गया। ठीक है, इसका जो होता है मोल बटा वॉल्यूम होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मोल बटा वॉल्यूम होता है। इसके अलावा जब आगे जाएंगे तो इसका एक छोटा भाई है, वो है मोलरता। थोड़ा सा जल्दी बना रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। और यहाँ पे जब इसका आगे बढ़ेंगे तो एक होता है मोलरता। हेडिंग दीजिएगा 5 नंबर पर जो भी हो। मोललता। हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे मोलैलिटी। इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल m। ठीक है, अब यहाँ पे डिफिनेशन सेम होता है, बस सॉल्वेंट ये आ जाता है, सॉल्यूट आ जाता है। क्या आ जाता है, सॉल्वेंट आ जाता है। हाँ, सॉल्वेंट आ जाता है। यहाँ पे लिखेंगे कि सॉल्यूट का मोल तथा सॉल्वेंट के सॉल्यूट का मोल तथा सॉल्वेंट के द्रव्यमान के
अनुपात को मोलैलिटी बोलते हैं, मोलैलिटी कहते हैं सॉल्वेंट के। यहाँ पे 1 kg लिख लीजिएगा, ऐसे ठीक रहेगा। 1 kg द्रव्यमान के अनुपात को मोलैलिटी बोलते हैं। इसको कैपिटल M से सूचित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट और बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। इसका यूनिट जो होता है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल प्रति केजी इसका यूनिट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन में भी ऐसे भी देता है कभी कभी, जैसे वो उस समय तो था परसेंटेज टर्म्स के लिए। अगर क्वेश्चन रहेगा तो बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ऐसा क्वेश्चन इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि पूछता है, फिक्स नहीं रहता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे देगा मोलैलिटी, ऑप्शन बी में दे देगा मोलैरिटी, ऑप्शन बी में दे देगा मोल फ्रैक्शन, और ऑप्शन सी में दे देगा, सॉरी ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी में आपको दे देगा यहाँ पे मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे कोई बोल देगा मास बाई मास। अब यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोलैरिटी। इसमें इसका हम लोग देखें यहाँ पे मोल बटा वॉल्यूम था इसलिए, और मोलैलिटी में मोल बटा द्रव्यमान था। द्रव्यमान ये सब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसका इतना ही है इसमें, इसको नोट कर लीजिए। इसमें भी वही हो जाएगा कि अगर ये केजी में रहना चाहिए, अगर ये केजी में नहीं है और यहाँ पे द्रव्यमान में दे दिया है, ये ग्राम में दे दिया है, तो इसका जो मोलैरिटी हो जाएगा वो N2 बटा, और ये अगर ग्राम में है तो ऊपर हम लोग 1000 से ऐसे गुना करा देंगे। ठीक है, तो हो गया इतना। हाँ, तो इसको मिटा रहे हैं। आगे हमारा अंतिम बचा हुआ है। एक चीज़ छूट गया है, वो है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी उतना ज़्यादा काम का है नहीं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। फॉर्मेलिटी जो होता है ये ये मोलैरिटी ही होता है। क्या होता है? मोलरता। मोलैरिटी है जिसको प्राचीन काल में उपयोग किया जाता था। ये जो है फॉर्मेलिटी, ये आयंस का मोलरता बताता है। आयन का मोलैरिटी बताता है। आयन का मोलैरिटी बताता है ये। ठीक है, फॉर्मेलिटी। अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसको ये ज़्यादा खास काम का नहीं है, ये इतना ही हमको भी बताया गया है भाई। और एक है मोलैलिटी। मोलैलिटी बता दिए हैं। नॉर्मेलिटी, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्मेलिटी इसको कैपिटल N से सूचित करते हैं। नॉर्मलता, इसमें हम लोग लिखेंगे तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा फास्ट बताएंगे, टाइम कम है। नॉर्मेलिटी का जो होता है फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे नॉर्मेलिटी। तो इसका होता है ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ जो ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट, ये जो होता है ग्राम इक्विवेलेंट होता है, इसका जो इसका भी फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ये ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और बट्टा में हो जाता है क्या, एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ यहाँ पे गिवन मास, सॉरी गिवन मास यहाँ आ जाता है इक्विवेलेंट मास, हाँ सॉरी भाई, इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बटा इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट मास का भी एक फार्मूला होता है, क्या होता है, मोलर मास, और यहाँ पे आता है मोलर मास बटा में एन फैक्टर। अब यहाँ पे एक चीज़ है, आप भूल जाइएगा कि गिवन मास किस में होता है, मोलर मास किस में होता है। हम इसको याद किए हैं इससे, ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे जी आ रहा है तो यहाँ पे गिवन मास लिख देंगे, ठीक है, गिवन मास, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास बटा एन फैक्टर, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे एन फैक्टर का हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे स्पीड में। एन फैक्टर जो होता है ये 6 चीज़ों में बताया जाता है। एक बताया जाता है एटम में, तो एटम में इसका वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी इसका ये होता है, एन फैक्टर होता है। मान लीजिए एल्यूमिनियम 13, तो इसका कितना होगा, एन फैक्टर 3 होगा। जैसे सोडियम, मान लीजिए सोडियम, तो इसका जो आउटर सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1, ठीक है। अब दूसरा होता है आयन। अब आयन जो होता है उस पर जितना नंबर ऑफ चार्ज प्लस या माइनस, तो वो हो जाएगा, जैसे Na प्लस, तो इसका 1 हो जाएगा क्योंकि इस पर +1 है। यहाँ पे 3rd नंबर पर हम देते हैं, हाँ इतना हो गया वैलेंसी आयन, हाँ साल्ट, तो साल्ट में नंबर ऑफ चार्ज ऑन कटायन एंड एनायन, मतलब कि कटायन मतलब कि जिस पर प्लस चार्ज होता है, कटायन और एनायन के चार्ज, कटायन और एनायन के चार्ज, जैसे में NaCl मान लेते हैं, तो यहाँ पे Na पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज, तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। साल्ट हो गया, एटम हो गया, आयन हो गया, साल्ट हो गया, और यहाँ पे क्या होता है 4th नंबर पर भाई, 4th नंबर पे होता है एटम, आयन, साल्ट, एटम, आयन, साल्ट, हाँ ठीक है, 3 गो, ठीक है, इतना इसमें होता है। और इसको हम तो 6th नंबर पर था नॉर्मेलिटी, इट इज़ डोनेटेड बाई कैपिटल N। यहाँ पे नॉर्मेलिटी का डिफिनेशन लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तथा सॉल्वेंट के वॉल्यूम मतलब आयतन, सॉल्वेंट के वॉल्यूम के अनुपात को नॉर्मेलिटी कहते हैं। नॉर्मेलिटी कहते हैं, अनुपात को नॉर्मेलिटी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर।
अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है उसका भी फॉर्मूला होता है एक, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ पे जो इक्विवेलेंट मास है इसका भी फॉर्मूला होता है, इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है इसमें, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास बाई n फैक्टर। अब यहाँ पे n फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो समझना होगा, तब जाके आप n फैक्टर का मान रखेंगे, मोलर मास का मान रखेंगे, तो हमारा इक्विवेलेंट मास आएगा। इक्विवेलेंट मास यहाँ पर रखेंगे और गिवन मास रखेंगे, तब हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, और देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मान वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, और वॉल्यूम जो दिया है सॉल्वेंट का रखेंगे, तब जाके हमारा नॉर्मेलिटी आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे n फैक्टर देखते हैं कि n फैक्टर आखिर होता क्या है। n फैक्टर, ये n फैक्टर अगर एटम के लिए हम देखें, तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसका n फैक्टर होता है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है, इसलिए इसका n फैक्टर हो गया 1। इस प्रकार से आगे आप बना सकते हैं। दूसरा होता है n फैक्टर के लिए आयन के लिए नंबर ऑफ चार्ज Na प्लस, तो इस पर कितना चार्ज है? 1 चार्ज है, इसका n फैक्टर 1। थर्ड आयन उसका होता है एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस आयन जो वो निकालता है किसी रिएक्शन में, तो नंबर ऑफ H प्लस, तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिडिटी नहीं, इसको बेसिसिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ H प्लस। उसके बाद आता है 4th नंबर पे बेस, तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन जो ये निकालता है किसी रिएक्शन में, तो ये हो जाता है इसका एसिडिटी। इसमें उल्टा हो जाता है, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी। एंड एटम, आयन, और 5th नंबर पे आता है साल्ट के लिए नंबर ऑफ चार्ज ऑन कटायन या फिर एनायन। तो जैसे NaCl है, NaCl, तो यहाँ पे Na प्लस जो है, Na पर 1 प्लस और Cl पर 1 माइनस, तो ये कटायन है और ये एनायन है। ये है कटायन और ये है एनायन, तो दोनों पर 1 चार्ज है, तो इसलिए इसका जो n फैक्टर होगा यहाँ पे, n फैक्टर ऑफ साल्ट इज 1। तो इतना कॉन्सेप्ट है, n फैक्टर निकालना सीख जाइएगा तो हो जाएगा। एक और जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे दे रहे हैं Al, मान लीजिए एल्यूमिनियम है, तो इसका जो n फैक्टर होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 3 होता है, तो इसका n फैक्टर 3 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम Mg+2, इस पे 2 चार्ज हैं, तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इतना हो गया। और एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पर, मान लीजिए एक यहाँ पे H2PO3 हो, तो इसके लिए
ऐसे ओ 4 और एक 5। तो इसका अगर n फैक्टर हम पूछें, यहाँ पे इसमें 3 होता है, अगर हम इसका अगर n फैक्टर पूछें तो इसमें जो n फैक्टर होता है वो होता है 2। ये जो ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है जल्दी से टूट जाता है, तो इसका n फैक्टर 2। अगर हम यही बोलें H2PO2, यहाँ पे फास्फोरस 2, ऑक्सीजन H और यहाँ पे H, कितना हो गया 1 2, H2PO3 4 यहाँ पे ले लेते हैं, 1 H2PO3 H3PO3 O, ठीक है, H और यहाँ पे H सेम ही। हाँ, तो यहाँ पे इसका भी n फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा, मतलब जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ये जल्दी टूट जाएगा यहाँ पे, इसलिए इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। इसके अलावा इसमें बस इतना ही है, और एक और चीज़ छूट गया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, वो बता रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं पहले। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में एक और टर्म्स आता है, वो है ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये मतलब कि होता है 10 के पावर 6 और 1 मिलियन, ठीक है। मतलब होता है कि सॉल्यूट की संख्या, सॉल्यूट के अणु की संख्या 1 मिलियन कणों में कितना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, इसमें भी 3 फार्मूला बन जाता है। अगर हम मास के टर्म्स में बोलें, ये ppm है इन टर्म्स ऑफ मास, तो सॉल्यूट का मास ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, टोटल मास नीचे और 10 के पावर 6। तो ये हो गया मास के टर्म्स में। अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में बोलें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर, वॉल्यूम ऑफ टोटल नीचे, अगुना 10 के पावर 6। ये हो गया ppm इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एंड अगर हम बोले ppm पार्ट्स पर मिलियन, मास बाई वॉल्यूम, तो मास, सॉल्यूट का मास ऊपर और वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम नीचे, टोटल नीचे ना 10 के पावर 6। ये हो गया ppm इन टर्म्स ऑफ मास बाई वॉल्यूम। इसका जो यूज होता है वो तब होता है जब जो सॉल्यूशन है वो बहुत बड़ा है और उसमें जो सॉल्यूट का कण है वो बहुत छोटा है ना की मात्रा में। जैसे पॉल्यूशन जो है, हवा पॉल्यूशन में बहुत सारे कण है हवा में, और वहाँ पे अगर हमको पॉल्यूशन पता करना हो कि पॉल्यूशन के कण कितने हैं, तो उसके लिए हम लोग ppm का उपयोग करते हैं। और इसका भी एक बड़ा भाई है ppb। जब हम मान लीजिए अगर बड़ा सा तालाब है और उसमें हम 1 चुटकी नमक डाल दे रहे हैं और हम पूछें कि उस तालाब में कितना नमक का कण गया है, तो अब कहने का मतलब है कि तालाब के पानी जो है, तालाब का पानी का कण वो तो बहुत ज़्यादा है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, उससे भी ज़्यादा 1 बिलियन, और उसमें जो नमक का कण है उसके मात्रा में तो ना के बराबर है। तो हम पूछेंगे कि 1 बिलियन में कितना होगा,
कण, तो हम उसके लिए ppb का उपयोग करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। ये ppm है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा हो और उसमें पूछें अगर हम कि उसमें सॉल्यूट का कण कितना है, तो हम लोग ppm का उपयोग करेंगे या फिर ppb। तो ppb उससे भी ज़्यादा बड़ा के लिए उपयोग करेंगे। आगे पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है एक ppb। एट नंबर में है ppb, पार्ट्स पर बिलियन और 10 to the power 9 और 1 बिलियन। इसका डिफिनेशन ऐसे हो सकता है कि 1 बिलियन सॉल्यूशन के कणों में सॉल्यूट के कण की मात्रा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ppm और ppb सेम है, ppb छोटा भाई है और ppb बड़ा भाई और ppm छोटा भाई है। अब सेम है ppb, अगर हम बोले इन टर्म्स ऑफ मास, देन द फार्मूला इज मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ टोटल इंटू 10 to the power 9 and ppb in terms of volume, then mass of volume of solute ऊपर, total volume नीचे into 10 to the power 9, इतना हो गया। अब सेम है और एक और इसमें हो सकता है, आप बना सकते हैं मास बाय वॉल्यूम, देन मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर और वॉल्यूम ऑफ टोटल नीचे इंटू 10 to the power 9। इसको नोट कर लीजिए। इतना ही था इसमें। हम एक और चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, इसको याद करने में अगर आपको कठिनाई होती है, एक ट्रिक है जिसके मदद से आप, ट्रिक नहीं शॉर्ट फॉर्म इसको कर सकते हैं हम, जैसे याद करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और यही हमारा अंतिम चीज़ है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो ये हमारा अंतिम चीज़ है। और वो अंतिम चीज़ ये है कि याद रखने के लिए, जैसे मान लीजिए मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ऐसे है, अगर हम इसमें कुछ ऐसे करें, मान लीजिए यहाँ पर हम 10 के पावर 6 से गुना करवा रहे हैं, तो ये हो गया ppm। बोलिएगा तब जाके आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, बोलिएगा तो याद होगा, ऐसे देखने से नहीं, ठीक है। तो 10 to the power 9, तो ये हो जाएगा ppb। अगर हम अब इसमें 1 से गुना करा रहे हैं तो ये हो जाएगा मास फ्रैक्शन ओनली। यहाँ पे मास है इसलिए हम, अगर मास है तो मास फ्रैक्शन बोलेंगे, अगर यहाँ पे वॉल्यूम रख दें तो वॉल्यूम फ्रैक्शन हो जाएगा। तो फ्रैक्शन यहाँ पे अगर हम परसेंट रख दें तो ये हो जाएगा हमारा मास परसेंट। तो ये वॉल्यूम अगर रख दीजिएगा तो वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट था, उतना जो पढ़े हैं, मतलब जितना इसको कंसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उतना हो गया है। यही हमारा अंतिम टॉपिक था। इतना समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तभी वीडियो पे अच्छा कमेंट कीजिएगा, और बुरा लगा हो तो बुरा कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तभी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल।